अकाउंट्स हम दुनिया में जितने भी पढ़ते हैं सिर्फ दो बेसिस पर। पहला बेस होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। बस दो ही बेस होते हैं। जो आपका पिछला चैप्टर है उसका कंसेप्ट थर्ड जो बात है थर्ड होता है कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स कितने हैं, ठीक है। और बेसिस का मतलब कि अकाउंट बनाने का बेस, ठीक है। बेस दो होते हैं, या तो कैश बेस पे कंपनी चलेगी या अक्रूवल बेस। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, बिग ऑर्गेनाइजेशन या बिग फर्म्स या बिग कंपनीज, वो चलती है अक्रूवल बेसिस। उधार लेना देना, उनके सारा बिजनेस उधार प्लस कैश दोनों में चलता है कि खाली कैश में देगा। छोटी दुकानदार होगा, स्मॉल फर्म्स या स्मॉल शॉप्स, वो किस पर चलेगी? कैश बेस। अब होता क्या है, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं तो ताकि पता नहीं लगे एग्जैक्टली कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में, ठीक है। तो कुछ चीज हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट साइड, कुछ चीज हम क्रेडिट साइड, जो आ रहा है या जा रहा है। एक छोटा सा दुकानदार, श्रीनगर रोड पे दुकानदार, क्या इतना सा या मैं एक इतना सारा अकाउंट्स बनाऊंगा? मेरे को जरूरत है ये अकाउंट, वो अकाउंट, ये बैलेंस शीट बनाऊंगा। वो छोटा सा क्या करेगा, वो दो बातें गिनेगा। एक लिख लेगा रिसिप्ट कि कितना पैसा मेरा आता है, एक लिख लेगा जो मैं पेमेंट करता हूँ, हर तरह का पैसा जो गया, और जो बच गया मेरा क्या है, एक जो कैश बेस छोटे छोटे। अब अगर मैं दुकानदार हूँ, तो मेरे पास कंपनी नहीं गया, तुमने मेरे से सामान ले लिया और तुमने बोला कि सर मैं आज पैसा लगा दिया, और मैं तुम्हें जानता हूँ रोज पैसे लेने आता, तो मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा, मैं दूंगा तुम रोज बता के मेरे ग्राहक हो। मैं बोलूंगा ठीक है भैया अगली बार दे दो, ठीक है। तुम अगली बार आए और मेरे को पैसे दे दिए। मैं रिकॉर्ड कब करूंगा? जिस दिन सामान दिया ना, उस दिन पैसा मिला, दिन पैसा मिला, वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मेरे को जिस दिन पेमेंट मिलेगी मैं उस टाइम रिकॉर्ड करूंगा। क्या हुआ? हो गया? जैसे मैं आपको जिस दिन पैसा आया या जिस दिन पैसा गया उस दिन रिकॉर्ड करने को बोलते हैं कैश बेस। मतलब मैंने जिस दिन आपको गुड्स दिए थे उस दिन रिकॉर्ड नहीं की, जिस दिन आपने पेमेंट करी मैं उस दिन रिकॉर्ड करूंगा, उसको बोलते हैं कैश बेसिस। क्योंकि छोटा मोटा काम है तो बोलते हैं पैसा आएगा तो रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन अक्रूवल बेस पे होती तो मैं क्या करता, दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता, एक जब गुड्स बेचेगा, एक जब पैसा, डबल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। गुड्स देने के अलग और गुड्स सामान पैसे लेने के। अक्रूवल बेसिस, अक्रूवड का मतलब होता है उधार। तो हमारे बहुत सारे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अक्रूवल बेसिस पे चलती हैं और कई कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज कैश बेसिस पे। तो कई अकाउंट हमारे जो बनते हैं वो कैश बेस के अकाउंट बनते हैं, इसमें ऑल अकाउंट्स आते हैं। कैश बेस पे जो अकाउंट बनता है वो हमारा बनता है कैश अकाउंट, फिर बनता है हमारा बैंक अकाउंट। इसमें सिर्फ पैसे आने और पैसे जाने के मतलब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में का मतलब कोई कंपनी ने खर्चा किया, कोई कंपनी ने एडवांस खर्चा कर दिया अगले साल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसका हमको फायदा इस साल मिलेगा अगले साल, क्योंकि मेरे एसेट बन गया वो, पर कैश बेसिस वाला बंदा इसको आज ही रिकॉर्ड कर। लेकिन अक्रूवल बेस वाला कब करेगा? जब उसका फायदा मिलेगा तब रिकॉर्ड, तब तक उसका एसेट बना लेगा। कैश बेस वाला ये नहीं देखता कि मेरा आउट, अगर मेरा बिजली का बिल 3 महीने से पेंडिंग है तो अक्रूवल वाला दिखा देगा कि मेरा बिजली का बिल हो चुका है, हमने पे नहीं किया, ये दिखाएगा आउटस्टैंडिंग बिल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये दिखाएगा। वो एक दिखाएगा आउटस्टैंडिंग, बाद में जब पे करेगा तब दिखाएगा पे। ये जब पे करेगा सब इसका आउटस्टैंडिंग से कोई लेना देता, ये प्रीपेड दिखा के इस साल मैंने अपना खर्चा पे कर दिया, पर ये प्रीपेड को एसेट में नहीं डालेगा, इसने पे कर दिया बात खत्म। ये पेमेंट भी दिखाएगा और एसेट भी दिखाएगा।
क्योंकि अगले साल का फायदा मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये हमारा जो कंसेप्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अकाउंट्स है वो इस बेस के बने, कुछ अकाउंट्स है वो इस बेस के बने। आप 12th में आओगे, 12th में आपके पास एक आएगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एनजीओ, इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये प्रॉफिट्स कमाते नहीं, ये वेलफेयर के लिए होते हैं। समझ गए? तो अकाउंट्स में बताते हैं पैसा आता है जाता है। इनके अंदर दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा वो बनेगा कैश बेस पे। एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बनता है अक्रूवल बेस। उसमें सिर्फ इस साल की एंट्री। अक्रूवल बेस का मतलब ओनली दिस ईयर, करंट ईयर मानो, ओनली करंट ईयर। ये इसका ईयर से मतलब नहीं है। जब पैसा आया तब आया, जब नहीं आया तब नहीं आया। जब आएगा तो रिकॉर्ड कर देंगे, जब नहीं आएगा तो रिकॉर्ड। ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से पेंडिंग से कोई मतलब नहीं रखता है। अगर प्रीपेड है तो अगले साल का है तो अगले साल की एंट्री रिकॉर्ड होगी इस साल। ये इस साल में प्रीपेड पे का वो इस साल, तो कैश बेस कहता है इस साल रिकॉर्ड। ये कहता है अगले साल का है। ठीक है? अगर आउटस्टैंडिंग है इस साल का बिल में अगले साल भरने वाला हूं, तो ये रिकॉर्ड करेगा अगले साल जब भरूंगा। ये इस साल रिकॉर्ड करेगा क्योंकि बिल इस साल का है। जब भर रहे हो उससे मतलब नहीं है वो किस साल का। तो करंट ईयर की जब बात होगी तो हम एक्रूवल बेस की बात, पेमेंट कब हो रही है कब नहीं हो रही उसका ईयर से मतलब नहीं है, तो हम कैश बेस। थोड़ा बहुत समझ आया 50%। अब इसको मार्क करेंगे, फिर मैं इसके एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है वो बताता हूं, फिर ये क्लियर हो जाए, पूरा लेक्चर क्लियर हो जाए। मार्क करो, cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is transacted. ये highlight करना, when cash is transacted, whether received or us. एक आगे लिखा 10, ठीक है ना? which when cash basis of accounting is followed लिखा, चौथी पांचवी लाइन। Thus, when cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expense and income received in advance या accrued income is not accrued मतलब advance, outstanding जो हमको मिलनी बाकी है। देखना एक बेटा, पेंडिंग जो देना होता है ना उसको लेते हैं आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग जो लेना होता है उसको बोलते हैं accrued। पेंडिंग जो लेना है उसको accrued, पेंडिंग जो देना आउटस्टैंडिंग। एडवांस जो दे दिया वो प्रीपेड, एडवांस जो मिल गया प्री रिसीव या एडवांस्ड। ठीक है? ऐसे वर्ड। अब इसके अंदर एग्जांपल में आएगा आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है ना, इसके आगे नॉट कंसीडर्ड के आगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन कैश, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्टैंडर्ड वगैरह। ठीक है? ये किसको बनते हैं? कैश बेस। इसके ऊपर मेरे पास 10 ठीक है? अब इसके फायदे, पहला एडवांटेज, ये सिंपल है, इससे बहुत सारे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जब एंट्री हुई तब नहीं बात करेंगे, जब पैसा आया तब बात करेंगे। या पैसा दिया सिर्फ तब बात करना है, तभी तो सब कैश बेसिस है। तो एडवांटेज बढ़ो, ये सिंपल है, छोटा मोटा बंदा बना सकता है। इसके ये सिर्फ मेन बातें नोट करेगा, सारी बातें नोट नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकता है, इसमें CI करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या हो गए? ये सही पिक्चर प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं देता। सोचो, मैंने गुड्स बेचे इस साल, पैसा आया बंदे से, मैं कब रिकॉर्ड करूंगा कैश बेसिस पे? अगले साल। पर प्रॉफिट कब हो चुका है? तो इस साल का प्रॉफिट कम नहीं दिखा रहा मैं। पर ये क्या करेगा? गुड्स बेचे रिकॉर्ड कर देगा साथ साथ, तो प्रॉफिट में डिफरेंट होगा कि गुड्स तो बिक चुके हैं। इसका पैसा कब आएगा उससे मतलब है ही। इस ये कहता है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, बिजली का बिल पेंडिंग 1 महीना हो गया, ये 1 महीने का रिकॉर्ड पे हुआ चाहे नहीं, ये सिर्फ पेमेंट और उसके रिकॉर्ड करता है। ये जब ट्रांजैक्शन कुछ बिक चुके हैं, सैलरी पेंडिंग 1 महीना बंदे ने काम कर दिया, सैलरी देनी बनती है, तुम दो या ना दो उससे मतलब नहीं है, ये बोलेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है। उसके बाद जब वो आएगी तो वो पेमेंट के ट्रांजैक्शन तो करेगा, पर ये जब गुड्स बिके तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये प्रॉफिट इस साल में इस साल दिखाएगा कि नहीं?
ये पूरा इस साल का दिखाया कि नहीं। अगर तो हमने पेमेंट अगले साल का मिल गई एडवांस, तो अगले साल की है ना, तो इस साल उसको क्या कर देगा, हटा देगा, माइनस कर देगा, तो ये करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट, ये ट्रू पिक्चर दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये डिसएडवांटेज, इट डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कई चीजें प्रॉफिट हो चुकी है पर हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि जब मिलेगा पैसा तब दिखेगा, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग, ये मैचिंग प्रिंसिपल आपका कंसेप्ट था ये चैप्टर 3 में था। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के हमेशा आपस में मैच, बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी क्या होना चाहिए, मैच। ये मैचिंग प्रिंसिपल को गौर नहीं करो, ये करो, क्योंकि ये डबल, हमारी बुक का नाम क्या है, ये डबल अकाउंटिंग करेगा, गुड्स को भी रिकॉर्ड करेगा, पेमेंट को भी, ये सिर्फ पेमेंट को रिकॉर्ड, और डबल एंट्री में क्या है इसकी, डबल एंट्री है, गुड्स टू बिकेंगे, पेमेंट बराबर आएगी कि पेमेंट उसको मैच करनी चाहिए। आपने गुड्स बेचे 1 लाख के, पेमेंट 5 किस्तों में आई, या एक बार 20 लाख, एक बार 30 है, एक बार 50 है, तो वो मैच हुआ कि नहीं हुआ, चाहे तोड़ तोड़ के पेमेंट आई मैच होगी। इसके लिए अगर 20 आएंगे ना, ये लिख देना 20 के गुड्स बेचे, तो गुड्स बिके कितने कितने, 1 लाख के, पैसा कितना है 20, ये 20 लिखेगा, फिर आएगा 30, ये 30 लिखेगा, तब तक इसके गुड्स 50 की बिकी हुए हैं, इसके सारे बिक चुके 1 लाख के, बात पकड़ में आई। गुड्स बिके 1 लाख के, इसने रिकॉर्ड करे 1 लाख, इसने 0, जब 20 आया इसके 1 लाख प्लस में था, माइनस कर दिया 20, इसका सिर्फ 20 लिखा, फिर 30 आया और माइनस कर दिया, इसका सिर्फ 30 लिखा, फिर 50 आया, इसका इक्वल हो गया 1 लाख इक्वल टू 1 लाख हो गया, उसका सिर्फ 1 लाख इक्वल टू, अब हमारी कैश में बात करें, ये सिंगल एंट्री पे जाएगा, ये डबल एंट्री, तो मैचिंग प्रिंसिपल फर्स्ट में मैच होगा, राइट, कितने ये और एडवर्टाइजिंग नया टॉपिक का नाम तो पता नहीं क्या है, तो क्या वो नया टॉपिक था वो सब क्लिक हो जाएगा। This system does not distinguish capital and revenue items. ये कैपिटल, लॉन्ग टर्म आइटम और रेवेन्यू रोजमर्रा के आइटम्स को अलग अलग रखता है, उसको अलग अलग अकाउंट्स में डालता है, इसको कैपिटल अकाउंट से रेवेन्यू से क्या मतलब है, ये कैपिटल किसको डालता है, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी, और एक्सपेंडिचर को डालता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको पैसों से मतलब है, इसने मशीनरी खरीदी तो पैसा चला गया, ये मशीनरी खरीदी कहाँ डालेगा, बैलेंस शीट में, इस बार आ रहा है पैसा और जा रहा है पैसा, वो मशीनरी के बदले आ रहा है, गुड्स के बदले आ रहा है, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं, पेमेंट आई लिख दी, पेमेंट गई, जो बच गया मेरा प्रॉफिट, क्या वो रियल प्रॉफिट है, अगर मशीनरी बेच के पैसा आ रहा है प्रॉफिट में डालेंगे, ये डाल देंगे, तो ऐसे छोटा दुकानदार है वही तो चलो एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन 1, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, कौन सा ईयर क्या हुआ 2020, अशोक है 21 22 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अशोक है, इसका मतलब क्या हुआ 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, इसका मतलब ये हमारे फाइनेंशियल ईयर ऐसे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक हैड कैश सेल, लिखे कैश सेल कितने की है, सेल से पैसा आता है जाता है, आता है, सेल का मतलब पैसा आता है, सबसे पैसों से कुछ होता है, ये रुपीस में चलेगा, उसमें प्लस लिखोगे माइनस, उसके बाद क्रेडिट सेल कितने की है 1 लाख, क्या ये क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि पैसा नहीं आया तो ये रिकॉर्ड, ये कब रिकॉर्ड करेगा जब ये पैसा आएगा, ठीक है। His expenses for the year, तो क्या बता सकते हैं, इसमें वो ये लिखेगा एक्रूअल बेसिस, वो सब कुछ लिखता है, ये सिर्फ पैसा आ रहा है नहीं, कैश बेसिस, छोटी छोटी फॉर्म्स, रिसीप्ट एंड पेमेंट ओनली। 70 का क्या हुआ, आउट ऑफ विच 80 इज स्टिल टू बी पेड, 270 खर्चा हुआ है, पे कितना किया है
एक लाख तो 2,70,000 का है खर्चा, जिसमें से 80 अभी पे करना है। तो पे कितना किया? 1,00,000। ये प्लस होगा माइनस, माइनस माइनस का साइन ये होता है ब्रैकेट का मतलब खुद ही माइनस होता है, अकाउंट से माइनस कर देते हैं। आगे फाइंड आउट अशोक इनकम फॉर द फॉलोइंग कैश बेसिस अकाउंट। तो कैश बेस में हमने दो चीजें मिली, एक तो ये पूरा खर्चा निकला और क्रेडिट से हमने जब उसका पैसा आएगा तब लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है, ये आ गया उसका प्रॉफिट है कि लॉस? तो अगर आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा और नेगेटिव आएगा तो लॉस। क्या ये सही प्रॉफिट है? अब इसको सेम प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखिए एक्रूअल बेसिस। तो यहाँ पे आपकी कैश सेल कितने की डालेगा वो? 3 लाख। क्या वो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेगा? चाहे उसका पैसा आया हो चाहे नहीं, उसको मतलब नहीं रिसीव ट्रांजैक्शन ही उसने रिकॉर्ड करेगा। फिर लेस एक्सपेंसेस कितने के दिखाएगा वो? तो ये एक्सपेंसेस किस साल के है ना, तेरे को सिर्फ करंट ईयर चाहिए ना, करंट ईयर एक्सपेंस कितने हैं? 2 लाख। मतलब इसमें नहीं फर्क पड़ता कि इस साल के ये पे करना ये इसको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, वो करंट ईयर का होता है। इसको फर्क पड़ता है वो कैश में आया है क्या है, चाहे वो करंट ईयर का अगले साल का 10 लाख बढ़ा, 10 से थोड़ा पेमेंट आ गया, ये डाल देगा प्रॉफिट में। इसको मतलब थोड़ा क्या बोलेंगे जो उसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? तो 3 के सारे ये हो गए 5.5, कितना आ रहा है? सही कह रहा है। ये रुपीस में लिखना है और ये इसका प्रॉफिट है। बताओ ट्रू पिक्चर कौन दे रहा है प्रॉफिट? ये 1 साल का सही प्रॉफिट है। अब सोचो प्रॉफिट हुआ 280 का दिखाया वो, पर इसका मतलब ये नहीं है जब इसका पेमेंट आएगा फिर ये प्रॉफिट वहां एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम 5 साल का इसका 5 साल को लगभग बराबर एवरेज आ जाएगी, पर अगर ईयर टू ईयर देखो तो फर्क आ जाएगा। अगर इसका जो प्रॉफिट है अगले साल आया ये रिकॉर्ड करेगा कि डिफरेंस आ जाएगा। जैसे इसका जो प्रॉफिट है अगले साल और भी चीजें बिकेंगी ना, तो ये 80 का फर्क जो मिलेगा वो अगले साल कवर कर लेगा ना। समझ आ रही है? अब अक्रूवल बेसिस को बात करो। Under accrual basis, unlike cash basis, income is recorded as income when it is earned or accrued. मतलब जब काम हो चुका है। For example, credit sale is recognized as sale, irrespective की जब उसका पैसा है। बात पकड़ में आ रही है? जितना मैंने रेट किया उतना मतलब accrued का क्या मतलब है? कमा ली गई है, हो गया, अभी मिला नहीं होगा। पेंडिंग मतलब पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग देना, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग लेना accrued। एक क्रेडिट सेल का पैसा मिलना बाकी है ना, जैसे अक्रूड पेंडिंग। ओके, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट, लास्ट लाइन में पैराग्राफ की, फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 हैज नॉट बीन पेड, इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। क्योंकि है तो बेटा एक बार ब्रैकेट में लिख लो इसके कैश पेमेंट में सिर्फ इसके ब्रैकेट में ओनली करंट ईयर, ये याद रखना ओनली, ये सिर्फ करंट ईयर को शो करता है, ट्रांजैक्शन को पैसा आया है चाहे नहीं आया। अब उसका कंसेप्ट था मैचिंग प्रिंसिपल, इसका कौन सा है? सेकंड पैराग्राफ में लिखा है टू बेसिक प्रिंसिपल्स है, द वैल्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड दोनों, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इसका हर चीज डबल एंट्री होगी तो ये मैचिंग प्रिंसिपल पे है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा कि नहीं होगा। और दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिस दिन रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, जिस दिन प्रॉफिट हुआ है उस दिन लिखो, मिला चाहे नहीं मिला उससे मतलब नहीं, सेल हो गई है तो प्रॉफिट मिल हो चुका है, चाहे वो नहीं मिला तो रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया तभी जब तो पहले का ये क्लियर होगा तो थर्ड आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया तो लिख दिया, इसमें रेवेन्यू जो हुआ था वो लिखा नहीं था, ये बस चीज दे दी कितना, यहाँ पे खर्चा पूरा हुआ चाहे हमने खर्चा इतना ही पे किया, पूरा पे नहीं किया, पूरा लिखा गया, रिकॉग्नाइज हो गया खर्चा तो लिख दो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया तो लिख दो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल ठीक है। ओके, एडवांटेज एक बार रीड कर लो बेटा, ये सही
वो देगा पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह ऐसे कुछ लिखा होगा, देख लो।